हिंदी में ही बोलूंगा मैं तो। हाँ ठीक है। आज के इस कार्यक्रम में अहमदाबाद से स्वामी जी आए हैं और इस कार्यक्रम के आयोजक सब बंधु जो यहाँ पर पहले भी जो इस कार्यक्रम की तैयारी के अंदर लगी और सबको एक साथ एकत्र करना तो बहुत कठिन काम होता है समाज के अंदर, परंतु सबको एक साथ बुलाना ये एक बहुत बड़ा काम है। उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आपने सबको एक जगह पर इकट्ठा किया। एक बार एक आदमी एक रोड से रोज बस में बैठकर जाता था। कुछ कहानियों के रूप में भी मैं बताऊंगा क्योंकि विद्यार्थियों को और सबको आसानी से समझ आए। तो एक आदमी रोज एक रास्ते से बस में बैठकर जाता था और रोज जाते हुए एक पेड़ रास्ते में था। उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस पेड़ के नीचे कुछ छोटे मोटे रेडी वाले दुकानदार अपना छोटा छोटा सामान भी बेचते थे। किसी ने वहां पर घड़े रखे हुए थे, आने जाने वाले लोगों के पानी पीने की भी व्यवस्था थी वहां पर। राहगीर भी आते जाते उस पेड़ के नीचे रुक जाया करते थे। एक दिन जब आदमी वो बस में बैठकर जा रहा था तो बस में जाते हुए उसने देखा कि जाम लगा हुआ है। अब जाम लगा है तो क्यों लगा, तो ऐसे हर व्यक्ति के मन में आता ही है। और भारत में तो वैसे भी ये खासियत है कि कहीं पर कुछ भी हो देखने जरूर जाते हैं। स्कूल के में पढ़ते थे हम, किसी का झगड़ा हो जाता तो देखने जरूर जाते थे किसका झगड़ा हुआ है और कोशिश करते थे हम भी एक आध लगा दें बीच में मौके का फायदा उठाकर। तो ऐसे उसके मन में भी आया कि आखिर जाम क्यों लगा हुआ है। तो जब नजदीक जाकर देखा तो वो जो पेड़ रोज वो देखता था आज वो पेड़ गिर गया। तो उसके मन के अंदर आया कि पेड़ गिर गया, तो लोग इकट्ठे हुए उस पेड़ को साइड पर किया और ट्रैफिक चल पड़ा। अब जब बस के अंदर वो व्यक्ति बैठ गया, बस में बैठने के बाद उसके मन में विचार आया कि ये पेड़ आखिर गिरा क्यों। तो उसने ध्यान से देखा, जब बस पेड़ के पास पहुंची किसी ने इस पेड़ को काटा है क्या। तो उसको ध्यान में आया कि पेड़ के ऊपर कोई ऐसा काटने का निशान नहीं है। फिर उसको लगा कि शायद आंधी तूफान चला हो, उसके अंदर वो पेड़ गिर गया हो। तो उसने किसी से पूछा कि ये पेड़ रात को आंधी चली थी क्या। उसने कहा आंधी तो नहीं चली। तो आंधी भी नहीं चली और किसी ने काटा भी नहीं, तो फिर ये पेड़ क्यों गिरा, ऐसा उसके मन में विचार आ रहा था। फिर उसको लगा कि शायद किसी ने रस्सी लगाकर उस पेड़ को गिरा दिया हो, परंतु रस्सी के भी निशान नहीं थे। ध्यान से देखा तो उस पेड़ की जड़ों में दीमक लग गई थी और वो दीमक धीरे धीरे कर उस पेड़ की जड़ों को खोखला कर दिया था, जिस कारण से वो पेड़ गिर गया। ऐसा ही 1947 में भारत के साथ भी हुआ। भारत स्वतंत्र तो हुआ, परंतु स्वतंत्र होने के साथ साथ वो विभाजित भी हो गया। भारत माता दुश्मन की बेड़ियों से आजाद तो हुई, परंतु भारत माता के कुछ अंग कट गए। आज का दिन, क्योंकि ये महीना जो सा है ये अगस्त का महीना है, 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और 14 अगस्त 1947 इस बार ये 80वां दिन आएगा। 14 अगस्त को विभाजन का 80वां दिन होगा, जिस 80वां वर्ष का दिन होगा कि जिस दिन हम लोगों ने वहां से सब कुछ हमें छोड़कर आना पड़ा। अब अगर उस पेड़ के नीचे रहने वाले लोग थोड़े से जागरूक रहते, ध्यान में रखते कि क्यों ये पेड़ गिर सकता है, या फिर उसके नीचे जो रेडी लगाते थे, दुकानदारी करते थे, वो सब लोग भी जागरूक रहते, तो शायद उस दीमक को ध्यान से देखकर उसका समय पर इलाज किया जा सकता था। परंतु हम सबको अपने जैसा समझते थे, इसलिए समय पर इलाज नहीं कर सके, जिसके कारण से देश का विभाजन हो गया। एक दूसरी बात भी है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जब भारत के अंदर अंग्रेजों का राज्य था, उस समय देश की स्थिति कैसी थी, और उससे पहले जब 712 ईस्वी के अंदर सिंध के राजा दाहिर जिस समय पराजित हुए और मीर कासिम अपनी सेना लेकर आया, उसके बाद की स्थिति का भी थोड़ा विचार करना चाहिए आज के दिन कि कैसी परिस्थितियां थी। उन सब परिस्थितियों के अंदर अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगते थे, जजिया लगता था, तीर्थ यात्रा का भी टैक्स देना पड़ता था इस देश के अंदर। अपने ही देश के अंदर उनको समय समय पर हिंदू त्योहार मनाने पर भी टैक्स देना पड़ता था। उस कारण से, दबाव के कारण से बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन भी हुआ, उसमें से जबरदस्ती भी धर्म परिवर्तन हुआ और लालच से भी धर्म परिवर्तन हुआ। बाद में अंग्रेज आ गए इस देश में।
और जिस समय अंग्रेज अपने यहाँ पर आए, अंग्रेजों ने भी अलग अलग प्रकार से भारत को लूटना शुरू किया। और कैसा अत्याचार होता था, कभी कभी हम लोग होटल्स में जाते हैं खाना खाने के लिए, उस समय होटल के दरवाजे पर लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इस होटल के अंदर कुत्ते और भारतीय होटल के इस कमरे में नहीं बैठ सकते। इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि आप गुलाम देश के नागरिक हैं, आप पर अंग्रेज राज कर रहे हैं। उस समय भारत की, आज हम कहीं पर भी पेमेंट कर किसी भी होटल रेस्टोरेंट, चाहे पिज्जा हट में जाओ, चाहे आप डोमिनोज में जाओ, कहीं पर भी जाओ तो सब कुछ खाने को मिलता है। परंतु कुछ स्थान निश्चित थे कि इन स्थानों पर नहीं जा सकते। आप दिल्ली घूमने जाते हैं हम लोग तो कनॉट प्लेस जाते हैं, उस समय कनॉट प्लेस केवल अंग्रेजों के लिए खुलता था। कभी आप हिल स्टेशन पर घूमने जाओ तो शिमला जाइए, शिमला में मॉल रोड है तो उस मॉल रोड पर जाएंगे तो वहां पर केवल वो अंग्रेज ही उसके ऊपर घूम सकते थे। वो हमारे गुलामी के दिन थे, जिस समय इस देश के ऊपर अंग्रेज इस देश के ऊपर राज किया करता। 15 अगस्त 1947 को उस गुलामी में से हम निकले। परंतु विचार करना चाहिए कि स्वतंत्र तो हुए, परंतु ये विभाजन के कारण क्या थे, किन कारणों से देश हमारा विभाजित हुआ। क्योंकि जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो अपनी संस्कृति से भी कट जाते हैं, और दोबारा भविष्य में भी ऐसी घटनाएं होने की संभावना रहती है अगर हम जागरूक नहीं होंगे। तो इसलिए उन सब चीजों को भी समझना पड़ेगा। तो एक तो इस देश के अंदर जो अंग्रेज राज कर रहा था उसको पता था कि अगर इस देश में लंबा समय तक मुझे राज करना है तो इस देश के नागरिक मिलकर नहीं रहने चाहिए। 1857 की क्रांति हुई, रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में हुई, देश के अंदर सबने मिलकर उसके अंदर सहभागी हुए। कोई प्रत्यक्ष हुए, कोई अप्रत्यक्ष हुए। उसके अंदर बहादुर शाह जफर भी थे, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, तात्या टोपे भी थे, सब लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेज को समझ में आ गया कि अगर इस देश के अंदर दोबारा से इस प्रकार समाज ने मिलकर क्रांति कर दी तो हम इस देश पर राज्य नहीं स्थापित कर पाएंगे लंबा समय तक। इसलिए समाज को अलग अलग प्रकार से बांटो, आइडेंटिटीज अलग अलग खड़ी करने की कोशिश की गई। तो हिंदू समाज को कैसे बांटा जा सकता है, तो जातियों के अंदर बांटने का काम उन्होंने किया। हमारे यहाँ पर जब किसी पंडित के पास पूजा करवाने जाते हैं तो जाति नहीं पूछते, गोत्र पूछते हैं। गोत्र, सब लोग 7 ऋषियों की संतानें हैं, इसलिए गोत्रों की चर्चा होती है। कभी भी पंडित जी ये नहीं कहते कि अपनी जाति बताइए। ये भारत की विशेषता थी, और सिंध की तो वैसे ही एक विशेषता थी। सिंध में तो सब सिंधी हैं और सब संत झूलेलाल जी को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसा हमारा देश था। परंतु अंग्रेजों को लगा कि कैसे बांटा जाए, तो उन्होंने जो 1881 में, 1891 में, 1901 में जनगणना की, वो जाति आधारित जनगणना शुरू की। पहली बार अपने देश के अंदर लोगों को पता चला कि जातियों के आधार पर भी जनगणना करनी है। फिर दूसरा काम उन्होंने किया कि मुस्लिम लीग की स्थापना उस समय हुई। उसके पीछे भी अंग्रेजों की भी एक चाल थी, और केवल मुस्लिम लीग की नहीं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी शुरू हुई, जिसने पाकिस्तान की डिमांड जहां से शुरू हुई। ऐसे अलग अलग प्रकार से कैसे भारत के लोगों को बांटा जाए, एक काम अंग्रेजों ने किया। दूसरा काम था जो मीर कासिम ने 712 में शुरू किया था, धर्मांतरण का काम और कट्टरवाद का काम। किस प्रकार से भारत की पूजा पद्धतियों को कमजोर किया जाए और अरब से आई हुई आक्रांताओं को मजबूत किया जाए, उसके लिए मुस्लिम कट्टरवादी शक्तियां भी अपना काम कर रही थी। और उनको लगता था इस भारत के ऊपर, या तो क्योंकि अंग्रेजों ने एक चीज और उनके दिमाग में डाल दी थी। अंग्रेजों ने कहा कि जब हम इस देश के अंदर आए थे, इस देश के ऊपर मुस्लिम राज कर रहे थे, तो उनको लगता था कि जब हम छोड़कर जाएंगे तो उनको बार बार कहते थे कि राज को तुम्हें देकर जाना चाहिए, क्योंकि तुमसे दिल्ली की गद्दी ली थी हमने। तो उनको ऐसा लगना शुरू हुआ कि हमें तो इस देश पर राज करना है, वरना हमें अलग हिस्सा देंगे। तो पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर दी। एक तीसरा काम और हुआ। तीसरा काम था इस देश का जो नेतृत्व था, जिस कारण से सबसे अधिक नुकसान हुआ। आप कल्पना करिए कि हम एक घर में रहते हैं, गुड़गांव के अंदर सेक्टर 10 में रहते होंगे, डीएलएफ में रहते होंगे, पुराने शहर में, नए शहर में, कहीं पर भी रहते होंगे, और कोई अचानक आकर आपको बताए कि कल आपको इस घर को छोड़ना है, तो घर के अंदर एक एक चीज के साथ लगाव होता है व्यक्ति का। उसमें ईंट भी जो लगी होती है, जब अपना घर होता है तो उसमें दीवार में कील लगाते हुए भी व्यक्ति सोचता है कि नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अपने हाथ से एक एक ईंट लगाई है। परंतु कोई व्यक्ति आकर अगर सूचना दे कि आपको 2 दिन के बाद या कल तक अपना घर छोड़कर जाना है, तो बड़ा अजीब सा लगता है।
और पूछोगे कहाँ जाना है तो जाने का ठिकाना भी नहीं है कि जाना कहाँ पर है। ऐसा 1947 में हुआ। तो तीसरा कारण उसके अंदर जो था, जो उस समय का नेतृत्व था, जो इस देश के ऊपर में स्वतंत्रता संग्राम के अंदर और बाकी सब में हिस्सा ले रहे थे, ऐसा जो देश का नेतृत्व था, उन सब ने लोगों को आश्वासन दिया था कि भारत के टुकड़े नहीं होंगे, और उस पर जनता ने विश्वास किया हुआ था कि भारत के टुकड़े नहीं हो सकते। सबको लगता था कि एक नेता ने कहा कि देश के टुकड़े होंगे तो मेरी लाश के ऊपर होंगे, देश के टुकड़े होंगे। दूसरे नेता ने, नेहरू जी ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं वो लोग मूर्खों के स्वर्ग में जी रहे हैं, मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं, भारत के भी कभी टुकड़े हो सकते हैं क्या? जनता ने भी मान लिया अगर नेता कह रहे हैं तो ये सब ठीक ही कह रहे होंगे। इसलिए जनता भी निश्चित रूप से अपने रोज दुकान पर, काम धंधे पर जाती थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि घर भी छोड़ना पड़ेगा और अब शहर भी छोड़ना पड़ेगा, प्रदेश भी छोड़ना पड़ेगा और अपने ही देश के अंदर बेगाने हो जाएंगे हम लोग। ऐसा समाज ने भी कभी सोचा नहीं था। परंतु अचानक जो सूचना आई कि 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ, अपना सब कुछ छोड़कर रातों रात लोगों को निकलना पड़ा। उसके अंदर कोई 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10, 20, 50 हजार नहीं, 10 लाख से अधिक लोगों को तो सिंध ही छोड़ना पड़ा। जिनको सिंध छोड़कर जब वहां से निकले तो कहीं ठिकाना नहीं था, जाएंगे कहां, पता कर रहे थे। उस समय कोई ऐसा मोबाइल और टेलीफोन की व्यवस्था ही नहीं थी, परंतु किसी के पास कोई दूर के रिश्तेदार का एड्रेस था, उसके पास चलते हैं। किसी को कोई कैंप लगाया है सरकार ने तो उस कैंप में जाकर रुकेंगे। वो जो 15 साल आजाद स्वतंत्रता के बाद, विभाजन के बाद के थे, वो बहुत असमंजस की स्थिति थी। कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि जब देश का विभाजन हो गया है, परंतु थोड़े दिन में दंगे खत्म हो जाएंगे तो हम अपने घर वापस जाएंगे, इसलिए सारा सामान लेकर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि लगता था कि पहले भी कभी दंगे किसी भी शहर में होते हैं, थोड़े दिन के अंदर सब चीजें शांत हो जाती है, तो लगता था अपने घर, अपने पूर्वजों की धरती पर, संत झूलेलाल जी की धरती पर हम लोग सब वापिस आएंगे। परंतु उस समय यह नहीं पता था कि विभाजन इतना लंबा हो जाएगा। और जब वहां से आए तो वहां से आने के बाद रहने की व्यवस्था नहीं थी। एक हॉल, कहीं वो ब्रिटिश कैंप लगा था, मैं एक पुस्तक में पढ़ रहा था, तो उसके अंदर कई परिवार एक साथ रहते थे। अलग अलग परिवार करने के लिए बीच में कपड़े का पर्दा लगाकर रहना पड़ता था। आज घरों के अंदर हर बच्चे को अलग कमरा चाहिए और हर कमरे में कौन सा चैनल मुझे देखना है उसके लिए टीवी भी अलग अलग चाहिए। परंतु उस समय की स्थिति कैसी हुई होगी जब कई परिवार एक साथ एक पंडाल के अंदर रहते थे। घर में खाने की व्यवस्था भी नहीं थी, तो खाने की भी व्यवस्था नहीं, और खाने की छोड़िए, उससे आगे अब आगे करना कैसे है, घर कैसे चलाना है, बच्चों को पढ़ाना कैसे है, इस प्रकार की भी दुविधा की वो स्थिति। वो 10-15 साल जो विभाजन के बाद के थे बहुत कठिनाईदायक थे। परंतु उस समय देश का जो नेतृत्व था वो आश्वासन तो देता रहा, परंतु विभाजन को रोक नहीं सका। रावी नदी भारत में नहीं रही। 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ लाहौर में। रावी नदी के किनारे पर खड़ा होकर हाथ में गंगा रावी का जल लेकर संकल्प किया गया कि देश को स्वतंत्र करवाएंगे। देश तो स्वतंत्र हुआ, परंतु रावी नदी हमारे पास से चली गई। हम भगवान राम का नाम लेते हैं, भगवान राम के बेटे ने, लव ने लाहौर बसाया। आज वो लाहौर भारत के अंदर नहीं है। हम लोग नवरात्रों में व्रत रखते हैं तो हम लोग शक्ति पीठों की पूजा करते हैं, मां के शक्ति की पूजा करते हैं। तो शक्ति पीठ, ढाकेश्वरी देवी, हिंगलाज, इस प्रकार के मंदिर भी आज हमारे पास नहीं है। हमारे ही देश के अंदर जो गुरु नानक देव जी के हम लोग पूजा करते हैं, गुरु नानक देव जी का जो जन्म स्थान ननकाना साहब, आज वो भारत में नहीं। भारत तो आजाद हुआ, परंतु हमारे पूर्वजों की बहुत सारी ऐतिहासिक स्थान हमारे पास से चले गए, हमारे मंदिर हमारे पास से चले गए। ये था देश का विभाजन। उस समय की मानसिक स्थिति क्या होगी ये कल्पना करिए। कैसी मानसिक स्थिति, घर में महिलाओं की कैसी स्थिति होगी, छोटे बच्चों की कैसी स्थिति होगी, जो घर का सबसे एल्डर होगा, सबसे बड़ा होगा, उसके मन में कैसे आ रहा होगा उस समय की परिवार को संभालना कैसे। ऐसा वो विभाजन की स्थिति 80 वर्ष पहले हम सब के परिवारों के साथ वो इस प्रकार की परिस्थिति बीती थी। एक चौथी बात और भी थी। 1905 के अंदर अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन किया था। उस समय पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के अंदर 3 उसके प्रमुख लोग थे, लाल बाल पाल उनको बोलते हैं, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल।
ये तीनों महापुरुषों ने पूरे देश के अंदर जागृति लेकर आए और पूरे देश में जागृति लाने के बाद 1911 में 6 साल के बाद अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। भारत का विभाजन नहीं होने देंगे, बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे, सरकार ने वो कानून वापस लिया। परंतु 1947 के विभाजन के समय उस प्रकार का नेतृत्व नहीं था देश के अंदर, जो नेतृत्व ये बोलता है कि देश का विभाजन नहीं होने देते, सड़कों पर ले आता समाज को कि देश का विभाजन नहीं होने देंगे। 10 लाख सिंध के लोगों को, लाखों लोगों को पूरा पंजाब, बंगाल, खैबर पख्तून और इन सब क्षेत्रों से निकलना पड़ा। तो ये सारी स्थितियां उस समय की बन रही थी। तो इस देश का हिंदू समाज कौन सा था, उसको भी सड़कों पर आ जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि देश का विभाजन नहीं होने देंगे। और 6 महीने साल बाद स्वतंत्रता मिल जाती, परंतु देश का विभाजन नहीं होने देंगे। कुछ लोगों को सत्ता पाने की भी जल्दी हो गई थी। एक नेता से किसी पत्रकार ने पूछा कि देश का विभाजन होने दिया आपने स्वतंत्रता के साथ साथ, तो उन्होंने कहा कि अब हम थक चुके थे, अब हम और संघर्ष नहीं कर सकते थे। और इसका मतलब अगली पीढ़ी को अपने जैसा तैयार करने की क्षमता भी कम हो गई थी। इसका मतलब ये है अब स्वतंत्रता के बाद वो जो 15 साल बीते, उस 15 साल के बाद दोबारा से उन परिवारों ने मेहनत करनी शुरू की। उन सब परिवारों ने मेहनत कर किसी ने छोटे छोटे काम शुरू किए, धीरे धीरे करके बड़े कामों में आ गए। आज देश के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों में भी सिंध के लोगों का नाम आता है। आज देश के अंदर बड़े बड़े व्यापारियों में भी आता है, नौकरियों में भी अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर सिंध के लोग बैठे। परंतु उसके पीछे की तपस्या है कि परिवार को किस प्रकार से बचाकर लेकर आए। आज हम सबको कुछ बातों को याद करने की और आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि जो लोग उस समय बिछड़ गए, क्योंकि जब वहां से आए तो पूरे पाकिस्तान से के क्षेत्र से जितने भी लोग आए, बहुत कम परिवार सौभाग्यशाली परिवार थे जो पूरे के पूरा परिवार आ गया। वरना बहुत सारे परिवारों में से किसी के घर में कोई भाई नहीं आ पाया, किसी की बहन नहीं आ पाई, किसी के माँ नहीं आ पाई, किसी के पिता नहीं आ पाए, परिवार भी अधूरे अधूरे आए। और बहुत दिनों तक तो यही सोचते रहे कि हो सकता है कहीं से दोबारा आ जाए, कुछ साल बाद आ जाए, 2 साल बाद आ जाए, कहीं अलग हो गए हों। बहुत सारे लोग आए भी। एक कैसा विभाजन होता है, विभाजन के बाद एक एक चीज 2 देशों की बढ़ती है। एक फिल्म आई थी पिछले दिनों, तोबा टेक सिंह उस फिल्म का नाम है। एक उपन्यास पर आधारित है, शायद आप में से किसी ने देखी हो। कि उस समय जिस समय सारा विभाजन हो रहा था, तो उस में बोलता है वो कि कैदी बांटे गए, जेल के अंदर जो कैदी थे, कौन सा कैदी कहां पर जाएगा। तो हिंदू कैदियों को भारत में भेज दिया जाए, जो मुस्लिम कैदी है उनको पाकिस्तान में रख दिया जाए। प्रॉपर्टी बांटी गई कि इस ऑफिस की ये प्रॉपर्टी इधर रहेगी, ये उधर रहेगी। बैंकों का पैसा बांटा गया कि किधर कौन सा आएगा। लास्ट में पागल खाने की बात आ गई कि अब पागल खाने का क्या करें। तो पागल वहां रखने हैं या पागल हिंदुस्तान में भेजने हैं, इस प्रकार की स्थिति आ गई। तो उस समय जब विचार ये सारा चल रहा था, तो एक व्यक्ति को जब वो शिफ्ट करने लगे कि हिंदू पागलों को भारत में भेज दिया जाए, मुस्लिम पागलों को पाकिस्तान में रखा जाए, तो एक पागल के पास वो गए और उन्होंने कहा कि अब हिंदुस्तान जाना। तो उस जाने वाले ने कहा कि हिंदुस्तान में तो है ही हम, अब जेल में तो कोई अखबार आती नहीं है कि अखबार में पढ़कर पता चले। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ये पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान जाना है। तो उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल तुम हो गए हो, हम नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं अखबार पढ़ो। तो उसने अखबार लाकर दी, तो उसमें नेहरू जी की स्टेटमेंट थी कि भारत का विभाजन हो गया है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हो गए। तो वो पागल बोलता है कि नेहरू जी पागल हो गए जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, माँ के भी कभी टुकड़े हो सकते हैं। पागल ने भी इतने समझदार पूर्वक बात की। तो उस तोबा टेक सिंह फिल्म के अंदर लास्ट में वो जो पागल व्यक्ति था, वो दोनों देशों की सीमाओं के बीच में जाकर खड़ा होता है और वहां पर उससे जाकर पूछता है क्या मेरा गांव, उसके गांव का नाम है तोबा टेक सिंह, तोबा टेक सिंह भारत में है या पाकिस्तान में रह गया है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि तोबा टेक सिंह पाकिस्तान में रह गया है, वहीं पर ही सीमा पर ही वो प्राण छोड़ देता है कि अपने पूर्वजों की धरती को नहीं छोड़ता। ऐसी एक नहीं अनेकों परिवारों की ये घटनाएं हैं। आप लोग भी देखेंगे तो ऐसे फिल्म में, ऐसे ही पोर्टल्स पर बहुत सारे आपको इंटरव्यूज भी मिलेंगे। हर घर की एक कहानी है। ऐसी सब कहानियों को भी आज के समय में इकट्ठा करने की जरूरत है कि आखिर हुआ क्या था विभाजन के समय।